हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को फिर से लेके उपस्थित हूँ रीड का प्रीवियस ईयर। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन को लेके, जो कि पर्यावरण अध्ययन एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और इससे आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यह टॉपिक जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो जो रीड का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी 2025 में, उसी के उपलक्ष्य में लेके मैं आप लोगों के सामने ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चला रहा हूँ। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और अभी तक आपने रीड की अन्य सेशन भी यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ से जाके इसको विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है। ओके, तो चलिए देर ना करिएगा और जाके वहाँ से जल्दी विजिट करना स्टार्ट कर दीजिए। आइए अब हम लोग लेके चलते हैं पर्यावरण क्लास। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आज का हम लोगों का ये रहा, बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोला गया है। विश्व में सांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए मैं थोड़ा इसमें जल्दी सेशन को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो पहली महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बछेंद्री पाल, बी कह रहा है संतोष यादव, सी कह रहा है प्रेम लता अग्रवाल और डी कह रहा है कि अरुणिमा सिन्हा। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, संतोष यादव। संतोष यादव वो महिला है जो कि चढ़ी थी। ओके, आइए आगे चलते हैं। इनके बारे में यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन जो यहाँ पे कंप्लीट जो इनके देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वही पॉइंट मैं डिस्कशन करूँगा। आगे देखिएगा कि संतोष यादव एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला है। इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1969 हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था। इन्होंने 1992, 1993 में क्रमशः 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। अगर हम बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल है। तो ये भी हमें क्या करना है? याद रखना है। आइए आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 122 दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 21 मई को, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 23 मई को, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 22 मई को और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 24 मई को। अगर हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो इस लिहाजे से हमारा इज द राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हम लोगों को हो जाएगा, जो कि देखने को मिल रहा है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, जो कि वर्ष 1993 से क्या है? लागू हुआ है। मतलब हम लोग इसको मनाना स्टार्ट किए हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, जैव विविधता शब्द का प्रयोग पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का वर्णन करने के संदर्भ में किया गया है। इसका उपयोग विशेष रूप से एक क्षेत्र या पारिस्थितिकीय की भी उपयोगिता विशेष रूप से एक क्षेत्र में पारिस्थितिकीय तंत्र से भी प्रजातियों को संदर्भित करने हेतु किया जा सकता है। जैव विविधता पौधों, बैक्टीरिया, जानवरों और मनुष्यों रहित सहित हर जीव चीजों को संदर्भित करता है। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की थीम थी कि हमारा समाधान का हिस्सा। तो ये 2021 की थीम यहाँ पे आपको बताई गई है। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि 2024 की थीम क्या थी। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा बड़े ही प्यार से कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। अगर हम बात करते हैं कि भारत में प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? 1926 में हुई थी, 1927 में हुई थी, 1928 में हुई थी, 1929 में हुई थी। तो इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी हो जाएगा। 1927 में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
चलिए देखिएगा, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 ईस्वी में मुंबई और कोलकाता दो निजी ट्रांसमीटरों से हुई थी। क्या थी? निजी। पहला कौन सा है? तो मुंबई है और दूसरा कोलकाता में हुआ था। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब ये इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया। क्या है? भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। और 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। तो इसके जो नाम है ना, किस किस सन में बदल रहे हैं ये भी आप याद रखिएगा। हो सकता है अगली बार इसका कोई नाम ही दे दे। जैसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो नाम बदलकर, सॉरी माफ़ करिएगा, ऐसा पूछ सकता है कि भारत में रेडियो प्रसारण का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किस सन में रखा गया। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस सन में रखा गया। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 124 कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अगर हम बात करते हैं तो स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी दिया है रतौंधी, सी दिया है रिकेट्स और डी दिया है बेरी। अगर हम बात करते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? रतौंधी हो जाएगा। आगे चलते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ विटामिन दी गई हैं और इनके रोग दिए गए हैं। विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक अगर नाम की अगर बात करें तो रेटेनाल है। क्या है? रेटेनाल है। विटामिन ए के स्रोत हैं गाजर, दूध, अंडा, पनीर, मछली, ये यकृत का तेल भी होता है। ओके, मछली के यकृत का तेल आदि। तो ये सारे जो स्रोत दिए गए हैं ये विटामिन ए के दिए गए हैं। अब आगे देखिएगा, विटामिन ए की कमी से अन्य रोगों के संक्रमण का खतरा जेरोथ्लाइमिया होता है। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्वी एवं मसूड़े फूलना जैसे रोग होते हैं। जबकि विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है और इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी है। इसके अलावा विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है तथा इसकी कमी से होने वाला रोग सूखा रोग होता है। तो इस तरीके से आपको कुछ विटामिन भी यहाँ पे दी गई थी और उनके बारे में कुछ रोग भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देखिएगा कि सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है शनि और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अरुण और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वरुण। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बृहस्पति, बी कह रहा है शनि, सी कह रहा है अरुण और डी कह रहा है वरुण। अगर हम बात करते हैं 125 का तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ए। सबसे बड़ा जो ग्रह है हम लोगों का क्या है तो बृहस्पति है, जुपिटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका उपग्रह, इसका उपग्रह भी है जो वो भी सबसे बड़ा ही उपग्रह है। तो सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है ज्ञानीमीड। क्या है? ज्ञानीमीड। ये भी आप याद रखिएगा, जो ज्ञानीमीड है वो किसका उपग्रह है तो बृहस्पति का ही उपग्रह है। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से सौर का गैसों का पिंड है। क्या है? गैसों का पिंड है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे रात्रि में नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह भी है जिसमें कैलिस्टो, आयो, यूरोपा और ज्ञानीमीड प्रमुख है। जिसमें ज्ञानीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमने अभी आपको बताया कि ज्ञानीमीड जो है यह सबसे बड़ा क्या है तो उपग्रह है। किसका? बृहस्पति का। शनि को काला ग्रह तथा छल्ले वाला ग्रह भी कहा जाता है। अरुण को लेटा ग्रह है। वरुण को भी हरा ग्रह कहते हैं क्योंकि इसमें मेथेन गैस पाई जाती है ज्यादा मुख्यतः। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस में प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आगमन विधि, बी दिया है संश्लेषण विधि और सी दिया है स्वतः शोध विधि और उसके बाद डी दिया है विश्लेषण विधि। अगर हम बात करते हैं 26 का तो विशिष्ट से सामान्य की ओर हम किस विधि में उपयोग करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का डी हो जाएगा
आगमन विधि क्या हो जाएगा, आगमन विधि। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, जो कि देखने को मिल रहा है। चलिए ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ विधि के नाम दिए गए हैं और सिद्धांत है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं सरसरी निगाहों से। दिया है कि आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत का उपयोग होता है, जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, इसके बाद नियम बताए जाते हैं। यह छात्र केंद्रित विधि है। यह विधि मूर्त रूप से अमूर्त की ओर तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर कार्य करती है। आगमन और निगमन विधि के जनक कौन है, तो अरस्तु माने जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारी विधियां हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा बड़े ही ध्यान से, इसमें क्या है कि रानी खेत रोग किससे संबंधित है। ओके, रानी खेत रोग किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि फिश मछली से, बी दिया है मधुमक्खी से, सी दिया है मुर्गियों से और डी दिया है सुअर से। अगर हम बात करते हैं 127 का, तो 127 का हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। मुर्गियों से होता है, किससे, मुर्गियों से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जो कि देखने को मिल रहा है। चलिए देखिएगा बड़े ही ध्यान से, रानी खेत रोग मुर्गियों से संबंधित है। यह विषाणु जन्य रोग है। यह रोग सर्वप्रथम उत्तराखंड के रानी खेत में देखा गया था। इस रोग से ग्रसित मुर्गियां आहार लेना कम कर देती हैं। इन्हें हरे पानी और पीलापन अथवा चूने के समान दस्त होने लगता है। सुअर में स्वाइन फ्लू क्या है, स्वाइन फ्लू नामक बीमारी होती है, जिसे हम बोलते हैं H1N1 फ्लू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो यह आप याद रखिएगा कि सुअर में होने वाला स्वाइन फ्लू, जिसको हम लोग H1N1 के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि पर्यावरण के जैविक घटक हैं तो कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पौधा, बी कह रहा है पहाड़, सी कह रहा है मैदान और डी कह रहा है नदियां। अगर हम बात करते हैं पर्यावरण के जैविक घटक हैं कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लांट इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें पौधे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आइए अगर हम बात करते हैं पर्यावरण के जैविक घटक में, पौधा, प्राणियों, मानव, जंतु, परजीवी, सूक्ष्म जीव आदि आते हैं। परितंत्र में जैविक घटक अजैविक घटक के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और इनमें प्राथमिक उत्पाद, द्वितीय उत्पाद, तृतीय उत्पाद और अपघट्य भी होते हैं। उदाहरण के हिसाब से अगर हम बात करें तो पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सूर्य, पर्वत, पहाड़, मैदान अजैविक घटक होते हैं। आइए आगे चलते हैं। चलिए देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है, तो क्या है दुष्परिणाम हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाएगी, बी कह रहा है कि मृदा अपरदन में कमी हो जाएगी और सी कह रहा है कि वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि होगी और सी कह रहा है वर्षा में वृद्धि होगी। अगर हम बात करते हैं वनोन्मूलन के परिणाम की दृष्टि से, तो इसका हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाएगी, जो कि मृदा का अपरदन बहुत ही तेजी से होने लगेगा। तो ये हमें याद रखना है। ओके, आइए आगे चलते हैं। देखिएगा कुछ इसके यहाँ पे समझाए गए हैं आपको। वनोन्मूलन में दुष्परिणाम से मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। अपरदन से आशय मिट्टी का कटकर बह जाना, मिट्टी का जो कट के बहाव होता है वो तेज हो जाता है। मृदा उन्मूलन के अंतर्गत वनों को काटने जलाने से हुई हानि से है। अगर हम बात करते हैं दुष्परिणाम, तो इसमें और क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिएगा इसमें 4 पॉइंट और जोड़े गए हैं कि पृथ्वी का तापमान व प्रदूषण में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। वर्षा जो हो रहा है उसमें कमी आ जाएगी। भौम जल स्तर जो है कि वह गिरना मतलब कि नीचे चला जाएगा और बाढ़ का अकाल जैसे प्राकृतिक आपदा में क्या होगी, तो वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 130, अफीम किससे प्राप्त होती है। अफीम किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पेपावर सोमनिफेरम से, बी कह रहा है कि
एलोए वेरा से, और सी कह रहा है कि सिनकोना से, और डी कह रहा है सेंटेला एशियाटिक से। ओके, क्या है? सेंटेला एशियाटिक से। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका इज द राइट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसे पेपावर सोमनीफेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपावर और सोमनीफेरम कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा बड़े ही ध्यान से, इसमें दिया है कि अफीम पेपावर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। अफीम का वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यह पौधे के दूध को सुखाकर बनाया जाता है, जिसके सेवन से मादकता आती है तथा नींद भी आती है। सिनकोना की छाल से मलेरिया का उपचार किया जाता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर 130। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2013 को। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 2 अक्टूबर 2014 को। सी कह रहा है 2 अक्टूबर 2015 को, और डी कह रहा है कि 15 अगस्त 2014 को। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 को यह योजना स्टार्ट की गई थी, स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। आइए आगे चलते हैं, इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल व महात्मा गांधी जी का स्वप्न भी था, जो स्वच्छ भारत सुंदर भारत भारत सरकार द्वारा प्रारंभ में किया गया यह स्तरीय राष्ट्रीय स्तर का अभियान था, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा संरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना था। तो यह अभियान कब स्टार्ट किया गया था? हमें देखने को मिल रहा है 2 अक्टूबर 2014 को। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से इसको देखिएगा, और जो चीज़ें हैं वो अगले पेज पे दी गई हैं, तो आप उससे परेशान ना होइएगा, उस पर भी हम लोग चलेंगे और चीज़ों को देखेंगे। निम्नलिखित, माफ करिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित करें, सही का चयन करें। यहाँ पे सूची 1 दी गई है, यहाँ पे सूची 2 दी गई है। यहाँ पे दिया गया है मलेरिया, और यहाँ पे दिया गया है एबोबिएसिस, और यहाँ पे सूची 1 की अगर हम बात करते हैं तो एंटी अमीबा हिस्टी लाइका दिया गया है, और यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दिया गया है। तो ये 2 चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, और 2 आपको अगले पेज पे देखने को मिल जाएगी। आगे देखिएगा, आगे दिया है कि क्षय रोग, और यहाँ पे दिया है प्लाज्मोडियम, आगे दिया है हैजा, और दिया है विब्रोकोलियन। अगर यहाँ पे अब मिलान करना है कि मिलान कौन कौन सा होगा, अगर हम बात करते हैं तो पहले का सी हो जाएगा। ओके, और सॉरी 1 मिनट, अगर हम बात करते हैं तो इसका हो जाएगा, पहले का सी हो जाएगा, और दूसरे का ए हो जाएगा, और तीसरे का 4 हो जाएगा, और चौथे का डी ही होगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या कौन सा हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करते हैं तो डी ऑप्शन हम लोगों का क्या था? करेक्ट ऑप्शन था ये। ओके, 2 पेज पे होने के कारण हम लोगों को सही से चीज़ें देखने में प्रॉब्लम हुई है। आगे देखिएगा, मलेरिया की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम के नाम ये आता है। ओके, अमीबिएसिस की अगर बात करते हैं तो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं क्षय रोग, तो क्षय रोग को भी आप देखिएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। अगर हैजा की बात करते हैं तो विब्रियो कोलेरी के नाम से भी हम इसे ज्ञात रखते हैं। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बर्फ से बनाया गया घर, बर्फ से बनाया गया घर क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है कि इग्नू, और बी है कि रैन बसेरा, सी है कि हरितगृह, और डी है कि बसेरा। अगर हम बात करते हैं बर्फ से बनाया गया घर, तो इस लिहाजे से हमारा इज द राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं इग्लू के नाम से हम इसे जानते हैं, जो बर्फ के द्वारा बनाया जाता है। ओके, यह हमेशा हमें ठंडे प्रदेशों में देखने को मिल जाता है। आइए आगे बात करते हैं, बर्फ से बनाया गया घर इग्नू कहलाता है। इग्नू का अर्थ होता है यह
एस्किमो द्वारा ठंड से बचने के लिए बनाया जाता है? एस्किमो ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, उत्तरी अमेरिका का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है, वहाँ इग्नू जैसा घर क्या होता है तो बनाया जाता है। अगर हरित गृह की बात करते हैं तो यह गैस है। रैन बसेरा रात में रुकने का स्थान है, उसे हम रैन बसेरा के नाम से जानते हैं। आगे है बसेरा, जहाँ जीव निवास करते हैं उसे हम बोलते हैं जीव बसेरा, जहाँ जीव निवास करते हैं उसे बोलते हैं बसेरा। जो रैन बसेरा होता है वह रात में रुकने का स्थान होता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 134 दिया है कि राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है वह कौन सा जिला है? जो अधिकतम जिलों के साथ अपना सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि भीलवाड़ा, बी दिया है अजमेर, सी दिया है बाड़मेर और डी दिया है नागौर। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा तो इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नागौर ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं कि वो कौन कौन से जिले हैं। ओके, देखिएगा, नागौर राजस्थान का जिला है जो राजस्थान के अधिकतम 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। पंचायती राज्य की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। कौन सा? पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था। राजस्थान का भीलवाड़ा जिला जो है कि वस्त्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। कौन है? भीलवाड़ा। आगे है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा की अगर बात करते हैं तो वह अजमेर में स्थित है। कहाँ है? अजमेर में स्थित है। आइए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है, कहाँ जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन था कि कपड़ों का वह समूह जो बिना सिले पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि साड़ी, कमीज, टोपी, बी कह रहा है कि पगड़ी, साड़ी, कुर्ता, सी कह रहा है कि टी शर्ट, लुंगी, टोपी और डी कह रहा है धोती, साड़ी, पगड़ी। तो इसका अगर हम समूह की अगर बात करते हैं तो इस लिहाजा से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि धोती, साड़ी, पगड़ी यह जो है युग्म समूह है वो बिना सिले पहना जाता है। धोती आप लेते हैं तो उसको सिलते नहीं, उसको लपेट लेते हैं। साड़ी भी वही है और उसके बाद पगड़ी भी वही होता है जो कि बिना सिले कपड़ों के साथ पहना जाता है। आइए आगे चलते हैं, देखिएगा यही है हम लोगों का। ओके, तो आज के सेशन को मैं यहीं विराम देता हूं और मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। अब 15 क्वेश्चन आपको कंप्लीट इसमें करा दिए गए हैं। 15 क्वेश्चन जो है कि अगले सेशन में कराऊंगा। सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सेशन को छोटे छोटे पार्टों में करके कराऊंगा जिससे कि आपको भी समझने में, पढ़ने में आसानी हो। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।